बैक टू टेक क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हाँ, आपके बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फर्दर जो 9th से 10th क्लास में बच्चे गए हैं तो वो तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे शुरू से ही। तो जो हमारे मेथड्स हैं उनका रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 है आपका। तो मेटल्स की नेम लिख दी है मैंने। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और एक इनका जो रिएक्शन है वो वायलेंट रिएक्शन है, यानी कि तबाही मचा देने वाला रिएक्शन है, जल जाते हैं। ये दोनों फायर को कैच कर देते हैं, कैचेस फायर, ठीक है, आग पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मल जो उसकी रिएक्शन लिखी जाती है, पोटेशियम को जब वाटर में डाला, वाटर भी कैसा? कोल्ड वाटर, मतलब पानी गर्म करने की हमें जरूरत नहीं है, जैसा पानी पड़ा है और बस पानी ले लिया हमने। पोटेशियम को जब उसमें डाला तो पोटेशियम ऑक्साइड बनी, साथ में हाइड्रोजन गैस का निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। वैसे ही सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम गैस, सोडियम ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ। अब ये जो रिएक्शन है देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब एक बीकर में पानी लेते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम डाला जाता है, एक तो वो फ्लोट करते हैं ऊपर, तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है, ठीक है, फ्लोट करते हैं। और ये वायलेंट रिएक्शन है, तो इसके जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरी तरह से, फायर कैच कर लेते हैं और डर है कि बीकर भी टूट सकता है। तो जब भी इसको पानी में डाला जाता है हाईली वायलेंट रिएक्शन होती है। और बता दिया मोस्ट रिएक्टिव है, वायलेंट रिएक्शन है, आग पकड़ लेती है, गर्म पानी की जरूरत नहीं है, कोल्ड वाटर में भी ये हो जाता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम, ताकि जो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे ये रिएक्ट ना कर ले, तो इनको स्टोर किया जाता है केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर बंद करके रखा जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी हमारे कहीं ना कहीं से वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके साथ भी वो रिएक्शन करके बर्स्ट हो सकता है। इसलिए केरोसिन ऑयल जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, इसमें इसको आराम से डुबोकर रखा जाता है, मस्त चिल करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है उसके साथ। ये दोनों हाईली रिएक्टिव तो है ही, लिख देती हूँ मैं एक बार फिर से। और जब ये जलते हैं तो जो पोटेशियम है उसमें से लाइलैक कलर की फ्लेम्स निकलती हैं और सोडियम से गोल्डन येलो कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपका आ सकता है कि जब पोटेशियम जलता है तो उसमें से लाइट पर्पल कलर, लेवेंडर कलर जैसे बोल सकते हैं, उस कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, और जो सोडियम है उसमें से गोल्डन येलो कलर की फ्लेम्स निकलती है। तो जब कैल्शियम को इस तरह रिएक्ट करवाया जाता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको जब इसके अंदर पानी में डुबोया जाता है तो ये सिंक कर जाता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम वो फ्लोट करते हैं ऊपर सरफेस पे, ये फ्लोट नहीं करता, ये नीचे बैठ जाता है। और ये जो मिक्सचर है इसको मिल्की कर देता है, मिल्की सा मिक्सचर हो जाता है जब कैल्शियम को यानी पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो मिल्की टेक्सचर उसका हो जाता है। ये सभी तो बनाते थे हाइड्रोक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्शन किया इन्होंने। लेकिन जो हमारे एल्यूमिनियम, जिंक और फेरेट है, आयरन है जो हमारा, ये सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव नहीं है इनकी तरह। तो ये रिएक्ट करने के लिए इनको स्टीम चाहिए, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। पानी में से जब वो स्टीम निकल जाती है पानी को गर्म करने के बाद, उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। और इसके बाद ये जो बने हमारे मेटल्स हैं भाई, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं पानी के साथ, नो रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अब सिल्वर गोल्ड हम क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं ना क्योंकि उनका पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं। अगर मान लो गोल्ड को ही हम जब पहनते हैं, नहा रहे हैं तो उसमें जंग लग रहा है, तो हम गोल्ड पहनेंगे क्या? नहीं, तभी तो इतना कॉस्टली है वो, क्योंकि उस पर पानी का, हवा का, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं। ऑयल लगा लो, कुछ ही लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी लस्टर, उसकी चमक वैसे की वैसे रहती है। कि ये जो मेटल्स हैं, ये जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। अब मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं एसिड्स के साथ कैसा होता है। सबसे ज्यादा तो हम सोडियम का देख लेते हैं, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी, इस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा सोडियम है ये वो HCl, ये अभी तो डाइल्यूट फॉर्म में है, सारे HCl डाइल्यूट फॉर्म में है, तो इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, हम नहीं करते। ये तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, जैसे कि आप सोचो पानी के साथ, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके आग लगा देता है, तो सोचो उसको जब HCl में डाला जाए तो क्या होगा उसका।
HCl में जब इसको डाला जाता है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते हम। तो ना ही पोटेशियम को ना ही सोडियम को कभी भी हमने गलती से भी HCl में डालकर, पानी में ही डालना है HCl तो दूर की बात है, इनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है लैब। उसके बाद जो Mg है ये रिएक्ट करता है, MgCl2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर है ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उधर जो H से नीचे वाले सारे मेटल्स लिखे हैं वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। उसके बाद जो फेरेट है ये फेरेट क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये रिएक्ट करता है। तो अब हमारा टॉपिक है कि जो मेटल्स है वो मेटल साल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल सॉल्ट्स के साथ जो कॉपर वायर है जब वो फेरेट सल्फेट के साथ उसको रिएक्शन करवाया तो वो रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब आयरन ने लोहे का एक कील लिया, उसका जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो वो जो सॉल्यूशन बना ब्लू कलर का वो धीरे धीरे फेड होने लगा, यानी कि उसका जो कलर है धीरे धीरे जाने लगा। और जो नेल था, आयरन नेल था, उसमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ गया। ऐसा क्यों? इसके साथ तो रिएक्शन नहीं हुआ, इसके साथ रिएक्शन हुआ, यही अब हमें डिस्कस करना है। तो पहले इस सीरीज को आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। के से हो गया केदार, एन से हो गया नाथ, सी से हो गया का, एमजी से हो गया माली, एल से हो गया आलू, जिंक से हो गया जरा, एफ से हो गया फीका, पीबी से हो गया पकाता, एच से हो गया है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब हम वैसे एच से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें एच के नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, तो हमें याद रखना है, ठीक है। एच के बाद सी यू एच जी ए जी ए यू पी टी, प्लेटिनम। हाई कोर्ट है आपका, सारा आप हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, एच के बाद के जो सारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते तो उसको हम अलग से देख रहे हैं। हाई कोर्ट है आपका, एच के बाद वाले मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, इस सीरीज में जो हमारा पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो हमारा प्लेटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्शन करता है। और एक बात है सीरीज की कि जब ये रिएक्शंस होती हैं तो ये जो ऊपर वाला मेटल है नीचे वाले के सोल्ट से उसको अलग कर देता है। ऊपर वाला जो भी मेटल है नीचे वाले को उसके सोल्ट से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसको उसके सोल्ट से, जो कि मेटल प्रेजेंट है अबव, ठीक है। बिलो वाले को वो डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्ट से। तो ये बात याद रखनी है कि नीचे वाला ऊपर वाले के सोल्ट से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि इसका रिएक्शन तो होता नहीं है, इसका रिएक्शन होता है, ये क्यों है? तो ये है उसका रूल, हमें ये लाइन लिखनी है उसमें कि हमने पहले देखो FeCO के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो CO के साथ जो SO4 था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसने खुद के पास ले लिया उसको। क्यों किया? क्योंकि Fe देखो कहाँ है, ये रहा, CO कहाँ है, नीचे है, उसके बिलो है, तो मैंने ऊपर लिखा। वैसे तो उसके नीचे आ जाता है ना सीरीज में, तो वो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर तो नीचे है, वो Fe का सोल्ट है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। Metal placed above in the reactivity series can displace the salt from their below salt solution, ठीक है। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको अलग कर सकता है जो मेटल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है। तो इस सीरीज को याद रखना बहुत जरूरी है, इसको रट लो अच्छे से। कैसे है ये? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब एक इसमें टर्म है मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है कि मेटल्स को उसकी ओर में से निकालना। अब मेटल्स हो तो हमें पेड़ से तो लटके हुए मिलते नहीं है, आसमान से तो गिरते नहीं है, उसको निकालना पड़ता है अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है। तो उस क्रस्ट में जिसको ओर्स बोला जाता है, उसमें ओर्स प्रेजेंट है। ओर्स होते हैं कुछ मिनरल्स, ठीक है, कुछ मिनरल्स जिनको ओर्स बोला जाता है। ओर्स है सम मिनरल्स, सारे मिनरल्स नहीं, कुछ मिनरल्स। मिनरल क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि मेटल्स को कंटेन करते हैं, जिसके अंदर मेटल पाया जाता है लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जैसे कि सैंड, रॉक, अर्थ के क्रस्ट में पत्थर, मिट्टी, ये सब तो मिलेंगे ना, इसको इम्प्योरिटी बोला जाता है। तो इसके अंदर मेटल पाया जाता है लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज के साथ। और इसमें ओर्स क्यों लिखे हैं, सीधा मिनरल्स क्यों नहीं लिख दिया? ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ओर्स सम मिनरल्स है, कुछ मिनरल्स जिसमें से जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का वो इजीली
कन्वीनियंटली हो जाता है और चीपली सस्ता भी पड़ता है। तो हम ऐसे मिनरल्स में से और निकालेंगे ना सस्ते से इजीली हमें मिल जाए। क्यों हमें सभी मिनरल्स में से निकालना है कि जिसमें मुश्किल हो? ठीक है, अभी तक जो हमें मिल रहा है हम इजीली इन ओर्स में से निकाल सकते हैं। अब इसके फर्दर स्टेप्स हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। अब जब हम ओर में से मेटल को निकालते हैं उसके 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट है क्रशिंग ऑफ ओर। सबसे पहले उस ओर को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसको कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन यानी कि उसको थोड़ा प्योर किया जाता है। लेकिन अभी भी इम्प्योरिटीज हैं। जैसे हम कोई भी फसल है उसको काटते स्टार्टिंग में उसको साफ करते हैं ना, लेकिन घर आने के बाद जब तक मम्मियां उसको अच्छे से धोए ना, उसको सब कुछ निकाले ना, तब तक वो साफ नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन किया जाता है। उसके बाद ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से हम जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इजी रहता है एज कंपेयर टू डायरेक्टली ओर। ठीक है, ओर से मुश्किल रहता है, मेटल ऑक्साइड से इजीली मेटल निकाल सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में से रिडक्शन करना। रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देना। ठीक है, उसके बाद रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन। उसको अच्छे से चमकाया जाता है, मस्त कपड़ा मार के उसको साफ किया जाता है ताकि उसकी लस्टर बनी रहे। मेटल है, लस्टर्स होगा। ठीक है, इसलिए क्रशिंग, तोड़ा जाता है पहले उस को, फिर उसको कंसंट्रेट किया जाता है। इनिशियल स्टेप है प्यूरिफिकेशन का। उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में। उसके बाद रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद लास्ट में उसका रिफाइनिंग, उसको प्योर किया जाता है। अब फर्दर इसके भी टाइप्स हैं, किस किस तरीके से होता है। ठीक है, क्रश कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होती है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।